वी कैन से कि हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। जी बिल्कुल। जो हमारा डाइटरी पैटर्न है, अगर आप देखेंगे तो हर कॉर्नर में आपको एक स्वीट शॉप मिल जाएगी जहाँ लोग इसको गैस्ट्रिक पेन बोल के डिले करते रहते हैं। ओके। तो मोस्ट कॉमन कॉज है कि लोग इसको सोचते हैं गैस्ट्रिक पेन हो सकता है या मस्कुलर पेन हो सकता है, तो इसलिए नेग्लेक्ट हो जाता है। जब नेग्लेक्ट करते हैं तो इट कैन लीड टू मैसिव हार्ट अटैक। जिनकी फैमिली में प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है उनको अपना रेगुलर चेकअप करवाना है। तो अगर घर में या फिर ऑफिस एरिया में अगर किसी को किसी भी तरह का सडन कोलैप्स हो जाता है तो उसे क्या हमें फर्स्ट एड देना चाहिए? बोलते हैं जिसे हमने कहा साइलेंट हार्ट अटैक। साइलेंट हार्ट अटैक कुछ ग्रुप्स में ज़्यादा कॉमनली आते हैं, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में। आपको एटलीस्ट 100 to 120 टाइम्स पर मिनट उसको प्रेशर देना है। एटलीस्ट चेस्ट का डिप्रेशन इतना हो कि एटलीस्ट 5 to 7 सेंटीमीटर के आसपास डिप्रेशन होना चाहिए। क्योंकि ब्लैक कॉफी या कैफीन जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे हार्ट को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या क्या हर चीज़ में मॉडरेशन इज द की। देखिए, फिट बॉडी का मतलब है कि आपकी जो पल्स, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में है, आपकी हार्ट की पंपिंग नॉर्मल है। जिनमें हार्ट डिजीज है उसमें स्ट्रोक आने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होती है, उसमें लिम्फ की आर्टरीज में ब्लॉकेज की भी आती है। तो हेलो डॉक्टर तारू, वेलकम टू सोल टॉक्स विद रतिका। तो आज हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। हमारा दिल जो हमारी सारी बातें मानता है लेकिन हम उसकी शायद सुनना कभी कभी भूल जाते हैं और फिर वो हमें सिग्नल देना शुरू कर देता है और उसे शायद हम इग्नोर करने लग जाते हैं। तो इससे पहले कि हम ये जाने कि हार्ट के बारे में क्या सिग्नल्स हैं, क्या क्या चीज़ें, कैसे इसको हम इसका ख्याल रख सकते हैं, पहले तो इसका रोल हमें बताइए कि इसका रोल क्या है हमारी बॉडी में। हार्ट एक ऐसा इंजन है आपकी बॉडी के लिए जो दिन रात काम करता रहता है। इट वर्क्स 24/7। और जो आज तक ह्यूमन मैनकाइंड में जो मोस्ट एफिशिएंट इंजन बना है वो आपका ह्यूमन हार्ट ही है। ये आपको सिग्नल्स देता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट हम लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो हमें इसकी बात सुननी है कि क्या बोल रहा है आपसे और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना है। ओके। तो आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है हार्ट अटैक। तो एक हार्ट अटैक है, एक कार्डियक अरेस्ट है, दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, जो हार्ट अटैक होता है उसमें जो आपकी इससे वेस्कुलर फिनोमिना, जब आपकी ब्लड वेसल्स होती है जो हार्ट को सप्लाई कर रही है, उसमें जो प्लाक होता है वो रप्चर हो जाता है, वहाँ क्लॉट बनता है, उससे उसकी सप्लाई कम हो जाती है, तो उससे पेशेंट को पेन होना शुरू हो जाता है। ओके। जो कार्डियक अरेस्ट है एक इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है, इसमें आपका हार्ट काम करना बंद कर देता है, तो पूरा जो आपकी बॉडी की सप्लाई है सारी वाइटल ऑर्गन्स की कम हो जाती है। अगर कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट को इमीडिएटली सीपीआर ना मिले तो रिवाइवल के चांसेस कम होते जाते हैं। और अगर हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स की आर्टरी को ओपन ना किया जाए तो हार्ट में डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हम ये समझे कि हार्ट अटैक जो है वो हमें सिग्नल देता है कि देयर इज सम प्रॉब्लम। जी, हम ये बोल सकते हैं कि जो कार्डियक अरेस्ट होने का प्रमुख कारण स्पेशली एल्डरली पेशेंट्स में है वो हार्ट अटैक ही है, जबकि यंगर पॉपुलेशन में कार्डियक अरेस्ट के और भी कॉजेज हो सकते हैं। ओके। तो आजकल इतने ज़्यादा ये हार्ट अटैक के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? जी, अगर देखा जाए तो जो हम इंडियन एक ज़्यादा रिस्क पर हैं हार्ट प्रॉब्लम्स आने के लिए। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो इंडियन की जो पॉपुलेशन है नियरली लेस देन 20% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ मोर देन 60% हार्ट डिजीज के पेशेंट्स हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा स्टैगरिंग है इंडिया में हार्ट पेशेंट्स के लिए। तो इंडिया में एक तो हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा आते हैं, कम एज में आते हैं। लाइक अगर हम बोले कि जो मीन एज बाकी वर्ल्ड में 63 ईयर्स है, इंडिया में 50-53 ईयर्स के आसपास आ जाती है। ज़्यादा सीवियर डिजीज़ होती है और उसकी मॉर्टलिटी भी ज़्यादा होती है। अब ये क्यों ज़्यादा आते हैं? एक तो हम एज ए रेस ज़्यादा प्रीडिस्पोज हैं हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि हमारे जो जेनेटिक टेंडेंसीज है वो ज़्यादा है। दूसरा जो हमारा लाइफस्टाइल है वो भी हमारा बहुत अच्छा नहीं है। वी कैन से कि हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। जी बिल्कुल। जो हमारा डाइटरी पैटर्न है, अगर आप देखेंगे तो हर कॉर्नर में आपको एक स्वीट शॉप मिल जाएगी जहाँ कुछ ना कुछ ऐसा जिसे कहते हैं रिपीटेड फ्राइंग वाली चीज़ें मिल जाती हैं आपको, है ना। तो वो एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल में आता है। तीसरा जो डायबिटीज हाइपरटेंशन की प्रोपोर्शन है वो भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। एंड थर्ड जो हमारा अब वो जिसे कहते हैं एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट भी हेल्दी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पॉल्यूशन का लेवल लास्ट 4-5 मंथ से मोर देन 400-500। जी। अच्छा, लोगों से अक्सर ये सुनते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक था, अचानक से गिरा और पता चला कि हार्ट अटैक हो गया। ऐसा क्यों? देखिए, काफ़ी बार तो कुछ हार्ट अटैक साइलेंट हो सकते हैं, लेकिन वो प्रोपोर्शन नियरली 5 to 10% ही है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपका हार्ट आपको कुछ ना कुछ वार्निंग साइंस देगा, या काफ़ी बार सटल साइंस होते हैं जिसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। हम हो सकता है कि जो आपका जो पेन, जो आपका चेस्ट पेन होता है या हार्ट का पेन होता है वो आपको लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में होता है। ये हैवीनेस की तरह हो सकता है, बर्निंग हो सकता है, या आपको लगता है कि कोई प्रेशर जैसा फील हो सकता है। ये पेन आपका लेफ्ट आर्म में जा सकता है, लोअर जॉ तक जा सकता है, साथ में ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है
और अननेसेसरी स्वेटिंग हो सकती है, अनएक्सप्लेन स्वेटिंग बोलते हैं। तो काफ़ी बार लोग क्या करते हैं, जब बर्निंग टाइप ऑफ पेन होता है उसके साथ नॉजिया हो सकता है, इंडाइजेशन वाली फीलिंग हो सकती है, लोग इसको गैस्ट्रिक पेन बोल के डिले करते रहते हैं। ओके। तो मोस्ट कॉमन कॉज है कि लोग इसको सोचते हैं गैस्ट्रिक पेन हो सकता है या मस्कुलर पेन हो सकता है, तो इसलिए नेग्लेक्ट हो जाता है। जब नेग्लेक्ट करते हैं तो इट कैन लीड टू मैसिव हार्ट अटैक। तो आजकल के लोग अपनी हेल्थ को लेकर या अपने हार्ट हेल्थ को लेकर सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? जो सबसे बड़ी, अगर हम एक तो हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं, एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं, एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं। जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो आपके फैमिली हिस्ट्री, एज, मेल सेक्स, ये तीन चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे आपकी एज इंक्रीज होती है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, मेल सेक्स में ज़्यादा चांसेस हैं, फैमिली हिस्ट्री को आप चेंज नहीं कर सकते जी। तो लेकिन जो बाकी फैक्टर्स है उसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आपको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप स्मोकर हैं तो आप स्मोकिंग बंद कर सकते हैं, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं जिसमें आप हेल्दी डाइट, जिसमें आप लो फैट डाइट लेंगे और लॉट ऑफ फाइबर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेंगे। सेडेंटरी लाइफस्टाइल को आप अवॉइड करना है, अपने रेगुलर वॉक करना है, सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करनी है और कोशिश करें अल्कोहल ना लें, या अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है तो उसको आप डिस्ट्रेस कर सकते हैं अपने आप को। तो अगर ये फैक्टर्स कंट्रोल कर लेते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी आई थी, इंटर हार्ट स्टडी, ये इंटरनेशनल स्टडी थी। इसने कहा था कि जो 9 फैक्टर्स हैं जो मैंने बताए आपको मॉडिफाइबल, अगर इसको आप कंट्रोल कर लेते हैं स्पेशली इंडियन सब ग्रुप में, तो आप 90% ऑफ हार्ट अटैक प्रिवेंट कर सकते हैं। और वो क्या है? 9 डायबिटीज, ओके, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, स्मोकिंग, अल्कोहल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स। जो आप इंडियन डाइट में देखा था कि भाई जो फ्रूट्स वेजिटेबल का काफ़ी कम क्वांटिटी में करते हैं, जंक फूड ज़्यादा लेते हैं, है ना, स्ट्रेस ज़्यादा है, तो ये 9 फैक्टर्स हैं जिसको आप कम कर लेते हैं तो 90% आप हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। अक्सर जब भी हार्ट हेल्थ की बात आती है तो लोग कहते हैं अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लो, अपना शुगर कंट्रोल कर लो, इससे हम अपने हार्ट को बचा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी केसेस बढ़ते हैं, ऐसा क्यों? जैसे मैंने बताया कि कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, कुछ नॉन मॉडिफाइबल है। ये तो 2 रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। उसके अलावा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, या आप ओबीज हैं, या आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, या आप स्मोक कर रहे हैं, या आपकी लाइफ स्ट्रेसफुल है, तो ये सारे के सारे फैक्टर भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके। तो आपको जिसे कहते हैं कि अपना पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज करना है, इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन व्हिच आर जस्ट 2 रिस्क फैक्टर्स, देयर 7-8 अदर रिस्क फैक्टर्स आर आल्सो देयर व्हिच नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। तो अगर हम ये कहें कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में उसको हार्ट का इशू है तो उसके आगे जो जनरेशन है उसमें ये प्रॉब्लम आएगी? हम इसको बोलते हैं प्रीमेच्योर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। ओके। अगर किसी की फैमिली प्रीमेच्योर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं? अगर मेल यानी कि मदर में हार्ट प्रॉब्लम 65 ईयर्स की एज से कम में आ गई है और फादर में 55 ईयर्स से कम एज में, तो हम इसको बोलते हैं प्रीमेच्योर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, उसकी फैमिली में है। तो अगर किसी की फैमिली प्रीमेच्योर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज की हिस्ट्री है तो उसमें रिस्क ज़्यादा हो जाता है। ओके। तो अगर ऐसी हिस्ट्री आती है तो आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि आपका रिस्क 2 to 3 टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो हम ये कहें कि जिनकी हिस्ट्री है हार्ट डिसीज की, उन्हें पहले से किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए? जी, जिनकी फैमिली में प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है उनको अपना रेगुलर चेकअप करवाना है, क्योंकि 2 तरह से आपकी फैमिली में हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक तो आपको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, लाइक कुछ हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया होते हैं जिनकी फैमिली में रन करते हैं, तो अगर कोलेस्ट्रॉल और वो हार्ट डिजीज का रिस्क भी बढ़ाते हैं, एक तो वो फैक्टर होता है। दूसरा, आप सेम एनवायरनमेंट भी शेयर करते हैं, एज ए सिबलिंग, एज ए फादर मदर, आप सेम एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का मतलब है कि जिस सिटी में आप रह रहे हैं, पॉल्यूशन, घर में जो किचन आप शेयर कर रहे हैं, जो ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं, जो स्ट्रेस फैक्टर आपकी फैमिली, ये चीज़ भी आप शेयर करते हैं, या साथ में हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, ये भी फैमिलीज में रन करती हैं। तो ये सारी की सारी हिस्ट्री आप शेयर करते हैं तो ये आपका रिस्क प्रोफाइल इंक्रीज कर देता है। अच्छा, आपने ऑयल की बात की, अभी ऑयल को लेके लोगों के बहुत ज़्यादा मतलब वो रहता है कि कौन सा ऑयल यूज़ करें, कौन सा ना करें, तो आप सजेस्ट कीजिए कि हमें कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए या फिर हमें रेगुलर इंटरवल में ऑयल्स को बदलते रहना चाहिए? 2 तरह से ऑयल को डिवाइड कर सकते हैं, कुछ सैचुरेटेड पाम ऑयल्स बोलते हैं जिसको, और एक अनसैचुरेटेड ऑयल्स। तो एक टाइम में इंडिया में सब लोग वनस्पति ऑयल ही यूज करते थे, उसके बाद रिफाइंड ऑयल आना शुरू हुए जिसको बोलते हैं कि पॉली अनसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ऑयल्स। तो जो भी अनसैचुरेटेड ऑयल आप यूज करते हैं उसको भी कम से कम क्वांटिटी में यूज करना है, और जैसे आपने बताया कि उसको भी चेंज करते रहें आप, क्योंकि सब में थोड़ा बहुत प्रोफाइल ज़्यादा अलग होता है, किसी में पूफा ज़्यादा होगा, किसी में मुफा ज़्यादा होगा। मुफा इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पूफा इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो इनकी क्वांटिटी भी वेरी करती है। तो कोशिश करें चेंज करते रहें और कम से कम क्वांटिटी में यूज करें। तो आप कहना चाहते हैं कि हर थोड़े इंटरवल के बाद हमें अपने ऑयल को बदलते रहना चाहिए? 2-3 मंथ्स में चेंज करते रहें। ओके।
अच्छा, डायबिटीज कितनी बड़ी दुश्मन है हमारे हार्ट की? डायबिटीज़ को हम बोलते हैं CAD इक्विवेलेंट। अगर किसी में डायबिटीज़ है तो उसको माना जाता है इसके अंदर CAD भी है, प्रोफाइल रिस्क प्रोफाइल सेम है। अच्छा। अगर फादर में डायबिटीज़ है, मदर में डायबिटीज़ है तो उसका रिस्क सिबलिंग में आना शुरू हो जाता है। ओके। और ये रिस्क हम कितने मतलब उसके अगर उसमें किसी देखते हैं में एज में? डायबिटिक पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें नियरली 22% हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं उस पॉपुलेशन में, एज कम्पेयर टू नॉन डायबिटिक जिसमें रिस्क 11% होता है। ओके। तो यानी कि डबल रिस्क है। अगर ये आपकी फैमिली में सारा हिस्ट्री है तो ये रिस्क और बढ़ता जाता है। और ये रिस्क जो है हमें कौन सी एज में हम मतलब हमें फेस करना पड़ सकता है? यूजुअली डायबिटीज़ के जब सिम्टम्स आने शुरू होते हैं या वो पूरा मैनिफेस्ट करती है उससे पहले ही आपकी बॉडी में चेंजेस लाने शुरू कर देती है, ओके। स्पेशली आपकी आर्टरीज में, आपके ऑर्गन्स में। तो आपको ये मानना है कि जब डायबिटीज डिटेक्ट हुई है उससे 5 साल पहले ही स्टार्ट हो गई आपकी बॉडी में इसकी चेंजेस। ओह, राइट। तो जितनी पुरानी डायबिटीज होती जाती है उतना रिस्क बढ़ता जाता है। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं डॉक्टर तरुण जो हम अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब एक खाने के जरिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट के लिए बहुत बड़ा नुकसान है? एक तो जो हम बोलते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि ओके। इसको हर कोई नेग्लेक्ट करता है कि ये सोचते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स है इसमें कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा जो हिडन फैट होता है वो बेकरी प्रोडक्ट्स में होता है। आपके डेली कंज्यूमेबल बिस्किट्स, नमकीन, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, केक्स, पेस्ट्रीज, इन सब में काफ़ी अमाउंट ऑफ फैट यूज़ होता है। अगर आप कभी घर में केक बनाएंगे तो आपको रियलाइज़ होगा उसमें कितना बटर डाला जा रहा जी। है ना। सेकंड, जो चीज़ रिपीटेड फ्राइंग से बनी हुई है उसमें काफ़ी ऑयल होता है, स्पेशली डेंजरस ऑयल होता है जिसको हम बोलते हैं कि उसमें ट्रांस फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होती है ऐसे ऑयल में। और जो आजकल कहा जाता है कि माइक्रोवेव सेफ, जैसे पॉपकॉर्न्स हो गए या कुछ चीज़ को आपने गर्म किया और खा लिया, उसमें भी काफ़ी क्वांटिटी में ऑयल यूज़ होता है जिसको हम रीड नहीं कर पाते हैं। ओके। तो बच्चों की अगर बात करते हैं तो यूजुअली पेरेंट्स क्या करते हैं बच्चों के लिए? तो जो चीज़ें आपने बताई, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए या चिप्स हो गए, ये बहुत आम हो गया है कि लाके एक पैकेट दे दिया कि ठीक है इसे खा लो। उनके लिए कितना बड़ा रिस्क फैक्टर देखिए, है? जो ये प्रोसेस फूड्स हैं इसमें काफ़ी हाई क्वांटिटीज़ में आपके सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं और केमिकल्स भी काफ़ी होते हैं। तो इसलिए ही इंडिया में देखा जा रहा है कि जो हार्ट डिजीज़ है वो काफ़ी अर्ली एज में देखने को मिल रही है। ओके। अगर हम बात करें कि 50 ईयर्स से पहले नियरली 50% हार्ट अटैक के पेशेंट्स आते हैं हम लोगों के पास, एंड 40 ईयर्स से पहले नियरली 25% हार्ट अटैक के केसेस आते हैं। तो अगर आपको हार्ट डिजीज 30-35 ईयर्स की एज में आ रही है तो इसका मतलब वो डेवलप आपकी बॉडी में 15-20 ईयर्स की एज से स्टार्ट हो गई, जो धीरे धीरे बिल्ड कर रही होगी। हम बोलते हैं जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स होते हैं वो धीरे धीरे बिल्ड करते हैं, जिसको बोलते हैं प्लाक्स। वो आपकी आर्टरीज में जमना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। जो प्लाक्स रप्चर करते हैं तो हार्ट अटैक आता है। तो अगर टीन एज में अगर आपने अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं रखा तो मिडिल एज तक तो वो एस्टेब्लिश हो गई डिजीज, और वो कब रप्चर करेगी वो हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो सकता है। और हम ये सोचते हैं कि हम तो खाना बिल्कुल अच्छा खा रहे थे लेकिन अचानक से हमारे हार्ट को क्या प्रॉब्लम हो गई। हम लोग आउटर ब्यूटी की तरफ जा रहे हैं ना, अंदर क्या चल रहा है बॉडी के किसी को आइडिया ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर किसी को हार्ट सिग्नल दे रहा है कि हाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो एक शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ये तो चेक करवाना ही है आपको। और एक ECG को नॉर्मल टेस्ट होते हैं। अगर उसके अलावा भी फैमिली हिस्ट्री ऑफ MI और कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो उसको एक अपना TMT भी करवाना चाहिए। और इवन आजकल हम बोलते हैं कि CT स्कैन से अपना कोरोनरी कैल्शियम स्कोर या आप अपना कोरोनरी इमेजिंग भी करवा सकते हैं। ओके। तो अगर घर में या फिर ऑफिस एरिया में अगर किसी को किसी भी तरह का सडन कोलैप्स हो जाता है तो उसे क्या हमें फर्स्ट एड देना चाहिए? देखिए, जब भी आप देखते हैं कि कहीं कोई गिर गया तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि वो रेस्पिरेशन उसकी आ रही है नहीं आ रही। साथ में कोशिश करें उसकी पल्स फील करने की। तो सबसे प्रोमिनेंट पल्स होती है वो कैरोटिड आर्टरी की होती है, जो आप आराम से फील कर सकते हैं। जब भी आप पल्स फील करेंगे, जो नेक की साइड की पल्सेज होती हैं, आप दोनों तरफ कहीं भी चेक कर सकते हैं। तो अपनी फिंगर से चेक करनी है और साथ में रेस्पिरेशन का मोमेंट देखना। रेस्पिरेशन का मोमेंट आप नोज से मेकआउट कर सकते हैं, फ्लेयरिंग हो रही है नहीं, चेस्ट के मोमेंट देख सकते हैं। ये इसमें आपको सिर्फ 5 to 10 सेकेंड्स लगाने हैं। ओके। और मेक श्योर करना है कि उसके बीच में आप पेशेंट को किसी सेफ प्लेस में लेटा दें। मान लो कि रोड के बीच में कोलैप्स कर गया तो जहाँ हैवी मेटल्स ना हो या कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स ना हो, बिल्कुल सेफ प्लेस में फ्लैट लेटा दें और देखें कि ये चीज़ें हैं नहीं। अगर आप देखते हैं कि उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, आप उससे शाउट कर सकते हैं, टैप कर सकते हैं कि ऑल यू आर ऑल राइट। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, आपने देखा पल्स नहीं, तो आपको इमीडिएटली CPR स्टार्ट करना है। ओके। CPR अगर स्टार्ट कर देते हैं तो जो सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। CPR कैसे देते हैं एक इंसान को? मैंने बताया कि एक तो पहले फ्लैट सरफेस पे लेटाना है,
उसका जो आपका चेस्ट का जो आप देखते हैं कि स्टर्नम वाला पार्ट है, इसका लोअर एंड पे आपको फील करना है, उसके 2 सेंटीमीटर ऊपर आ जाना है, अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करना है, उसको इसमें रखना है और अपने इसको फलक्रम की तरह बनाना है और आपको एटलीस्ट 100 to 120 टाइम्स पर मिनट उसको प्रेशर देना है। एटलीस्ट चेस्ट का डिप्रेशन इतना हो कि एटलीस्ट 5 to 7 सेंटीमीटर के आसपास डिप्रेशन होना चाहिए। ओके। और ये साइकिल्स आपको हर 30 सेकंड्स में रिपीट करनी है और 2 मिनट्स के बाद रिस्पांस दोबारा चेक कर सकते हैं। इन बिटवीन आप हेल्प के लिए बोलिए किसी को कि somebody should call the emergency and by the time one person need to continue CPR। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें गैस हो रही है या कोई एंजाइटी हो रही है या फिर ये वाकई हार्ट पेन है? तो फर्क क्या है इन सब में? देखिए, मैंने बताया कि जो हार्ट का पेन है वो आपको बर्निंग जैसा भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ अगर आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, अनइजीनेस हो रही है और वो पेन आपके लेफ्ट आर्म में भी जा रहा है, तो मोस्ट लाइकली ये कार्डियक पेन है। और कभी भी अगर आप डाउट में हैं तो एक ईसीजी करवा लेने से और रूल आउट करने से बेहतर है कि इंस्टेड आप सोचते रहें कि कार्डियक पेन था या हार्ट बर्न वाला पेन था। एंजियोप्लास्टी कब करवानी चाहिए? जब भी आपको, एक तो हार्ट अटैक वाले पेशेंट में तो एंजियोग्राफी मस्ट है, उसको तो इमीडिएटली करनी चाहिए। अगर आपको एंजाइना हो रहा है, एंजाइना मतलब अगर आप वॉक कर रहे हैं, आपको चेस्ट में प्रेशर आना शुरू होता है और जब आप रेस्ट करते हैं वो ठीक हो जाता है। दूसरा, जो पेन रेस्ट से ठीक हो रहा है या आप सॉर्बिट्रेट की टैबलेट आती है उसको सबलिंगुअल रखते हैं, उससे ठीक हो रहा है, तो इसका मतलब वो हार्ट का पेन है। अगर वो आपको लाइफ की एक्टिविटी में रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, मेडिसिन से कंट्रोल नहीं रहा, तो उसकी आपको एंजियोग्राफी करके उसको क्वांटिफाई करना चाहिए एंड डिपेंडिंग ऑन द रिस्क फर्दर उसको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो एंजियोग्राफी इज द ओनली सॉल्यूशन या उससे पहले भी ऐसा कोई टेस्ट है जिससे हम ये देख सकते हैं कि वाकई हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आई थी या नहीं, या इट वाज जस्ट अ गैस का प्रॉब्लम था? ईसीजी काफ़ी चेंजेस आपको दिखा देता है, स्पेशली पुराने हार्ट अटैक्स को और नए हार्ट अटैक को। फिर ईसीजी पहला टेस्ट है, उसका इको कर सकते हैं। इको से आपको आपकी हार्ट की पंपिंग का पता लग जाएगा, कोई पुराना हार्ट अटैक आया है या नहीं आया है, और आपकी बॉडी पे ब्लॉकेज है वो कितना परेशान कर रही है, इस्चीमिया कर रही है या ब्लड सप्लाई को कम कर रही है, तो आप ट्रेडमिल टेस्ट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं टीएमटी। ओके। तो टीएमटी बेसिक टेस्ट है जो एक एज के बाद 30-35 की एज के बाद हर साल आपको करवाना चाहिए, ताकि आप अर्ली डिटेक्ट कर पाएँ हार्ट प्रॉब्लम। तो यू मीन 30-35 की एज के बाद हर किसी को टीएमटी का टेस्ट आफ्टर 35 ईयर्स हर साल आपको एक इको टीएमटी अपने ब्लड रूटीन टेस्ट करवानी चाहिए एवरी ईयर। ओके। तो ये जो आप ब्लड रूटीन टेस्ट की बात कर रहे हैं, ये एक इंसान को कौन सी एज के बाद जो है रेगुलर बेसिस पे करवाने चाहिए और कितने इंटरवल ऑफ टाइम के बाद करवाना? शुगर का और लिपिड का टेस्ट तो 20 ईयर्स की एज के बाद ही करना शुरू कर देना चाहिए, है ना। और जो कार्डियक वाले टेस्ट हैं वो आप 35 की एज के बाद इको टीएमटी इसीलिए रेगुलर करवाना चाहिए। जिसको फैमिली हिस्ट्री है उसको तो और जल्दी करवाना चाहिए। ओके। विंटर्स में अगर हम बात करें तो उसमें हार्ट की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है? विंटर्स में तो टेम्परेचर कम होता है, तो आपकी बॉडी को वार्म रखने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हार्ट को एक्सेस काम करना पड़ता है। तो हार्ट ऑलरेडी ज़्यादा काम करता है विंटर्स में टू कीप योर स्किन एंड योर बॉडी वार्म। विंटर्स में एक्टिविटी कम हो जाती है आपकी, तो आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, आपकी शुगर अनकंट्रोल हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होना शुरू हो जाता है। विंटर्स की वजह से जो आपकी आर्टरीज है वो कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती है, इसको बोलते हैं वेसो कंस्ट्रिक्शन, वो नैरो हो जाती है। नैरो होने की वजह से बीपी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और साथ में क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाता है, आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है विंटर्स में, क्योंकि आप देखते हैं स्वेटिंग कम हो रही है आपको और आपका इंटेक वैसे ही है। आपका लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाता है, आप थोड़े से सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाता है विंटर्स में। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स, और साथ में क्या होता है विंटर्स में जो आपके थोड़े हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से ब्लड में क्लॉट फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ओके। आपका ब्लड में फिब्रिनोजन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये सब के सब एक मिलियो बनाते हैं या एक एनवायरनमेंट बनाते हैं जिससे हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक हार्ट पेशेंट क्या गलती करता है विंटर्स में जिससे कि उसकी जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ जाती है? एक तो उसको ये मेक श्योर करना है कि विंटर्स में हो सकता है कि आपकी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो सकती है, स्पेशली बीपी की और शुगर की। तो आपको विंटर्स से पहले और ड्यूरिंग विंटर्स अपना चेकअप जरूर करवाना है। ओके। क्योंकि काफ़ी टाइम जो आपका ब्लड प्रेशर कोई सिम्टम्स नहीं देता है, अगर आउट ऑफ रेंज भी होगा तो। दूसरा, आपको अपनी एक्टिविटी मेंटेन करके रखनी है, अपना एक्टिविटी ज़्यादा कर्टेल नहीं करनी है और अपने आप को वार्म रखना है। स्पेशली एल्डरली पेशेंट्स को अपने आप को वार्म क्लोथिंग्स पहन लें, है ना। और धूप में अगर आप एक्टिविटी करते हैं, मान लो कुछ विग्रेस एक्टिविटी का प्लान भी कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आपका उस टाइम जो टेम्परेचर है वो ठीक हो। अब बहुत अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप थोड़ा सन आ जाता है, थोड़ा वार्म एटमॉस्फेयर मिल जाता है, उस टाइम करें। सीनियर सिटीजन्स की बात करें और स्पेशली अगर हम हार्ट पेशेंट्स की बात करें तो अर्ली मॉर्निंग में उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, मोस्टली जो हार्ट अटैक्स आते हैं अर्ली मॉर्निंग में आते हैं। एक तो उस टाइम आप सडन जब आप उठते हैं
तो आपके थोड़े से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे कि आप जब स्लीप में होते हैं तो काम होते हैं, जैसे आप उठते हैं तो आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आने शुरू हो Right. जाते हैं, रश ऑफ फीलिंग्स होती हैं क्योंकि आपको कुछ कुछ चीज़ें प्लान करनी होती हैं। तो मोस्टली हार्ट अटैक अर्ली मॉर्निंग ही आते हैं, 3 to 7 या 6 हम बोल सकते हैं, उस टाइम में आते हैं। तो आपको मॉर्निंग में काम रहना है, बहुत हैवी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है और अपनी मेडिकेशंस टाइम पे रहनी है। अगर एक पेशेंट डायबिटिक है और साथ के साथ उसको हार्ट इश्यूज भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसको सिग्नल्स जो है शायद कभी ना मिल। जी, हम बोलते हैं, जैसे हमने कहा साइलेंट हार्ट अटैक। साइलेंट हार्ट अटैक कुछ ग्रुप्स में ज़्यादा कॉमनली आते हैं, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में, एल्डरली पेशेंट्स में और स्मोकर्स में। ओके। तो डायबिटिक पेशेंट्स में क्या होता है कि एक तो आपकी हार्ट डिजीज सिवियर होती है और जो आपकी नर्व्स में भी डैमेज आना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं न्यूरोपैथी। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी वो आपकी लिम्स की नर्व्स को भी अफेक्ट कर सकती है और आपकी हार्ट की नर्व्स को भी अफेक्ट कर सकती है। तो जो सिग्नल जाएंगे वो नर्व्स के थ्रू जाएगा, अगर वो डैमेज हो जाएगी तो वो परसीव भी नहीं होता है पेन ना। ओके। स्ट्रेस आजकल हमारी लाइफ का एक बहुत ही मतलब हम कहें कि हमारा पार्ट बन चुका है हमारी लाइफ का, तो क्या स्ट्रेस हमारे दिल को कितना नुकसान पहुंचा सकता है? स्पेशली जो प्रीडिस्पोज इंडिविजुअल हैं, जिनको कुछ कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, ऑलरेडी अंडरलाइंग इश्यूज हैं या रिस्क फैक्टर्स हैं, तो स्ट्रेस क्या करता है आपकी बॉडी में, जब भी आप स्ट्रेसफुल होंगे तो आपके जो हार्मोनल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं एपिनेफ्रिन एंड कॉर्टिसोल, ये इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं बॉडी में। अक्यूट स्ट्रेस भी अफेक्ट करता है, क्रॉनिक स्ट्रेस भी अफेक्ट करता है। तो जब ये हार्मोन इंक्रीज होते हैं आपकी बॉडी में तो आपकी हार्ट रेट बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करते हैं। तो इससे जो प्लाक रप्चर होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, हार्ट अटैक आने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, हार्ट रेट वेरिएशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है, आपका बीपी शूट हो सकता है, आपकी हार्ट रेट वेरी कर सकती है। तो ये सारे के सारे फैक्टर आपको प्रीडिस्पोज बनाता है। योग कितना इंपॉर्टेंट है अपने हार्ट को सेफ रखने के लिए? जी, जैसे कि प्राणायाम की बात करें, योगा की बात करें, तो मेडिटेशन आपको एक कामनेस वाली फीलिंग लाती है। तो जो रिवर्स ऑफ अगर हम बोलें कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन, वो आपको योगा प्रोवाइड करती है। ओके। कि जो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स है उसको कम करती है, आपका माइंडफुलनेस बढ़ाती है, आपका कामनेस बढ़ाती है, आपका बीपी कंट्रोल बेटर करती है, आपकी हार्ट रेट को सप्रेस करती है। तो ये कहीं ना कहीं आपके हर सिस्टम को अफेक्ट करती है, ब्रेन से लेके हार्ट, सब चीज़ों को अफेक्ट करती है। इवन लंग्स भी बेटर एक्सपेंड होते हैं। तो अगर आप योगा करते हैं तो आप स्ट्रेस को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। पोल्यूशन के टाइम पे हम अपने हार्ट का ख्याल कैसे रख सकते हैं? देखिए, जितने भी पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं वहाँ देखा गया कि हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा आते हैं। बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक पॉल्यूशन कैन अफेक्ट योर हार्ट। अगर आप ऐसी सिटी में ट्रैवल होकर निकल रहे हैं तो जो पॉल्यूशन का इफेक्ट आपकी बॉडी में 2 दिन तक देखा गया है। ओके। अगर आप जैसे कोई दिल्ली जैसे सिटी से ट्रैवल कर रहा है, तभी आप देखते हैं कि कुछ लोग मना कर देते हैं कि हम दिल्ली में स्पोर्ट्स खेलने नहीं आएंगे, जैसे रिसेंटली इंसिडेंट्स में। तो जो सबसे डेंजरस पार्टिकल होता है PM 2.5 पार्टिकल होता है, क्योंकि ये बहुत स्मॉल पार्टिकल होता है जिसको आप इनहेल कर लेते हैं, ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। ये एब्जॉर्ब होने के बाद आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है, वेस्कुलर डैमेज करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है। तो जितना PM 2.5 के लेवल बढ़ता जाता है, 10 माइक्रोग्राम पर मिलीमीटर क्यूब, उसके बढ़ने से आपका 8 to 18% इंसिडेंस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर मॉर्टिलिटी बढ़ती जाती है। तो आप ये देख रहे होंगे कि नॉर्मल लेवल कितना होता है, नॉर्मल 0 to 30 होता है। तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ AQI मोर देन 500 है, PM 2.5 नियरली 250-300 के आसपास आता है। तो यू आर एटलीस्ट 10 to 20 टाइम्स हायर रिस्क एज कम्पेयर टू पर्सन हु लिविंग इन सम डेवलप्ड कंट्री विद लेस पॉल्यूटेड सिटी। तो इस पोल्यूशन वाली जगह पे हमें किस तरह की प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए? एक तो कोशिश करें कि ज़्यादा प्लांटेशन करें। ओके। 2 तरह के स्टेप्स हो सकते हैं, एक तो जो गवर्नमेंट कर सकती है, एक जो इंडिविजुअल कर सकता है। इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं कि आप बाहर जाएं तो N95 मास्क लगा के जाएं, अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करके रखें, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इसको कंट्रोल करके रखें। जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो कोशिश करें बाहर जाके बहुत हैवी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। अपने बाहर प्लांटेशन ज़्यादा रखें। घर में रहते हैं तो आप एयर प्यूरीफायर यूज़ कर सकते हैं ताकि, और इंडोर प्लांट लगा सकते हैं। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो व्हीकुलर डिकंजेस्ट कर सकती है, फैक्ट्रीज को बाहर कर सकती है सिटीज से, इवन स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर कर सकती है। डॉक्टर तरुण, आज हमारी ज़िंदगी भी बहुत तेज़ भाग रही है और उसके साथ साथ हम भी बहुत तेज़ भाग रहे हैं, तो ऐसे में अपने हार्ट की जो कैलकुलेशन है उसे कैसे मैनेज करें? ज़िंदगी को तेज़ भागना तो आप कम नहीं कर सकते, लेकिन हार्ट तेज़ ना भागे उसके लिए आप कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, ताकि जिसको कहते हैं कि आपकी बॉडी में 2 सिस्टम काम कर रहे होते हैं। एक सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है। सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है जब आप एंग्शियस होते हैं, या आप एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, या कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है जब आप काम रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं या अपने हार्ट को ट्रेन करते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपकी हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, बीपी को कम रखता है, हार्ट रेट को कम रखता है। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एनर्जी ड्रिंक्स कम ले रहे हैं, अल्कोहल कम ले रहे हैं, स्मोकिंग कम ले रहे हैं, तो ये चीज़ें आपकी हार्ट को स्टेबलाइज करती हैं। तो इवन आप जिसे कहते हैं ट्रेंड एथलीट, वो बहुत हैवी एक्टिविटी करेंगे तो भी उनका हार्ट रेट उतना ऊपर नहीं जाता, बिकॉज दे आर ट्रेन इन दैट वे। तो आपके हार्ट को धीरे धीरे आपको ट्रेन करना है कि आप एंग्शियस हो या एक्टिविटी करें तो उसका लेवल बहुत ज़्यादा नहीं जाए, तो उसको आपको ट्रेन करना पड़ेगा बाय डूइंग रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। ओके, माइक्रो प्लास्टिक की अगर बात करें तो आजकल हर जगह हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो चाय पीना हो, चाहे वो पानी पीना हो, हर जगह पे हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक हमारी जिंदगी के अराउंड ही घूम रहा है। तो वो कितना नुकसान कर सकता है हार्ट को? जैसे कि कुछ चीज़ों का इफेक्ट आप इमिडिएटली नहीं देख पाते हैं, जैसे पॉल्यूशन और माइक्रो प्लास्टिक, लेकिन ये धीरे धीरे आपकी बॉडी को और आपके एनवायरनमेंट को डैमेज करते जा रहे हैं। इवन माइक्रो प्लास्टिक्स देखा गया है कि इवन जो स्मॉल इन्फेंट्स हैं उसमें भी, उसके भी ब्लड सैंपल्स में आया है। इवन जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें भी देखने को मिला है, क्योंकि इसका हर जगह ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा आ गया, हर चीज़ में माइक्रो प्लास्टिक्स है। तो ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, पॉल्यूशन है, ये आपकी बॉडी में जाके इन्फ्लामेशन करते हैं। और जो इन्फ्लामेशन है, चाहे वो कोविड की वजह से हो, जो पोस्ट कोविड में सब लोग कहते थे मेरा CRP ज़्यादा आ रहा है, चाहे पॉल्यूशन की वजह से हो, है ना, या माइक्रो प्लास्टिक की वजह से, तो ये आपका एंडोथेलियल डैमेज करती है, प्लाक को रप्चर की टेंडेंसी बढ़ाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस करती है। तो इसलिए तो हर कोई आजकल कहता है मैं एंटीऑक्सीडेंट खा रहा हूँ, मैं मल्टीविटामिन खा रहा हूँ, लेकिन आपको सोर्स कम करना है तो आप बेटर हेल्थ की तरफ जाएंगे। ओके, डॉक्टर तरुण, आपने कहा कि अपने हार्ट को सेफ रखना है तो लाइफस्टाइल में चेंजेस करने होंगे, जैसे कि एक्सरसाइज हो गई। तो एक्सरसाइज की बात करें, आजकल जिम का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है और जिम के साथ साथ प्रोटीन पाउडर्स हो गए, तो लोग बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ करने लगे हैं उनको अपने आप को हेल्दी करने के लिए या मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए। कि कितना नुकसान कर सकते हैं हमारी बॉडी को? देखिए, एक तो हर चीज़ की एक हम बोलते हैं मॉडरेशन, मॉडरेशन इज द की। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं मॉडरेट लेवल ऑफ इंटेंसिटी वाली, वो ठीक है आपके लिए। अगर आप कुछ सप्लीमेंट ले रहे हैं, अगर आप मॉडरेट क्वांटिटी में ले रहे हैं, जितना रिकमेंडेड है उतना ले रहे हैं, वो भी आपके लिए सेफ है। एक तो जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उसकी क्वालिटी, उसका चेक्स इंडिया में बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि बीच में कुछ स्टडीज़ आई थी कि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स या तो अनसेफ हैं या उसमें क्वांटिटी नहीं है, वो प्रोडक्ट नहीं है, वो सोर्स नहीं है, तो यानी कि वो अनहेल्दी है, उन पर प्रॉपर चेक नहीं है। तो कोशिश करें कि अगर आप जिम कर रहे हैं तो ये कोशिश ना करें कि आप 3 महीने में जिम करके बॉडी बना लेंगे। आप इसे स्लो प्रोसेस, आप उसको रेगुलर कीजिए और कोशिश कीजिए जो आपका प्रोटीन सोर्स है वो नेचुरल सोर्स से आप लें। इंस्टेड ऑफ दिस सप्लीमेंट्स आप नेचुरल सोर्स की तरफ जाएं। आप एग वाइट ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, या आप दाल ले सकते हैं, वेजिटेरियन है, पनीर ले सकते हैं। तो नेचुरल सोर्स की तरफ जाना है। कम से कम जो ये नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो आपने बताया बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिससे कि आप प्रोटीन जो है अपनी बॉडी को दे सकते हैं। वेजिटेरियंस के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, वेजिटेरियन पनीर ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, इनमें काफ़ी अच्छा सोर्स होता है। चना ले सकते हैं, इसमें काफ़ी अच्छे सोर्स हैं। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी में फैट कम जाएगा, प्रोटीन ज़्यादा जाएगा। ओके, आजकल जो लोग जिम कर रहे हैं, अपनी बॉडी बना रहे हैं, अपने आप को फिट रख रहे हैं, उनके भी बहुत ज़्यादा केसेस सुनने में आ रहे हैं कि अचानक से अटैक आ गया। देखिए, एक तो हम आउटर लोगों को देख रहे हैं कि वो फिट है, बॉडी फिट है, लेकिन हमें पता ही नहीं अंदर क्या चल रहा है। अगर आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल आपका है तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स होने शुरू हो जाते हैं। वो हो सकता है कि 1% हो, 2% हो, 10% हो, 50% हो। जब तक कि उसका वॉल्यूम आर्टरी में 70% के ऊपर नहीं चला जाता तो वो आपकी रूटीन लाइफ में इफेक्ट नहीं करता है, उसे कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी पे एक्सेसिव स्ट्रेस आती है किसी भी फॉर्म में, चाहे आप एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, एक्सेसिव स्ट्रेस करते हैं, तो वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट या प्लाक रप्चर कर जाते हैं। जब भी वो रप्चर करेंगे, वहाँ क्लॉट बनेगा, वो हार्ट अटैक आ जाएगा। ओके, तो आपको अपना कुछ भी हैवी एक्टिविटी करने से पहले आपको अपना रेगुलर चेकअप करवाना है। हम सबकी बातें सुनते हैं, पूरे वर्ल्ड की चीज़ों के बारे में हमें पता होता है, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि हमारा दिल हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो कैसे सुने अपने दिल की बात? कि पहली तो कि जैसे हर तरह के लोग होते हैं, इस तरह से हर किसी की बॉडी में दिल भी अलग तरह से आपके सिग्नल्स देता है। काफ़ी बार हो सकता है बहुत लाउड सिम्टम्स हो, आपको सीधा सीवियर चेस्ट पेन हो, काफ़ी बार सटल सिम्टम्स हो, किसी बर्निंग लगे आपका, या वॉक कर रहे हैं तो माइल्ड सा चेस्ट पेन आए आपको, या काफ़ी बार हो सकता है कुछ भी ना हो, लेकिन आपको अपना रिस्क प्रोफाइल एक कम एज से ही असेस करना है। रिस्क प्रोफाइल का मतलब है कि आपको, जैसे कि आपको मोबाइल नंबर आपका याद होता है,
तो ऐसे कुछ नंबर्स आपको याद होने चाहिए कि आपका बॉडी वेट कितना है, ओके आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपका शुगर लेवल कितना है, आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना है। तो अगर ये नंबर्स आपको याद रखते हैं और इसको कंट्रोल में रखते हैं तो आप दिल की बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और जब दिल आपको सटल सा भी साइन दे तो नेग्लेक्ट नहीं करना, ये नहीं सोचना है कि ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है या मुझे हार्ट अटैक नहीं आ सकता, क्योंकि एज ए इंडियन नो एज इज सेफ फॉर हार्ट अटैक। एज किसी भी एज में आ सकता है, तो कोई भी एज सेफ नहीं है। तो किसी भी सिम्टम को नेग्लेक्ट ना करें, चाहे कोई भी सटल सिम्टम्स आपको लगे तुरंत जाएं, अपना ईसीजी करवाएं, लेट एक्सपर्ट डिसाइड कि आपको हार्ट प्रॉब्लम है या नहीं। बिल्कुल। अच्छा, कैफीन की बात करें तो आजकल बहुत ट्रेंड हो गया है। लोग से अगर पूछो कि क्या लेंगे तो लोग कहते हैं ब्लैक कॉफ़ी लेंगे, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है पूरा दिन में। क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी या कैफीन जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे हार्ट को कितना नुकसान पहुंचा सकते मैंने हैं। क्या कहा, हर चीज़ में मॉडरेशन इज द की। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी दिन में 1 या 2 लेते हैं तो इसमें कोई हार्म नहीं है, बेनिफिट करेगी। क्यों? एक तो कैफीन में आपने एक तो मिल्क नहीं डाला, आपने शुगर नहीं डाली है, Okay. है ना? तो आपका कैलोरी इनटेक कम हो गया, आपका कार्बोहाइड्रेट्स कम हो गए उसमें। तो कैफीन ठीक है अगर कम क्वांटिटी में आप लेते हैं 1 और 2 कप, लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो ये आपका हार्ट रेट बढ़ाएगा, ओके आपका बीपी इंक्रीज करेगा, आपकी स्लीप डिस्टर्ब करेगा, आपका हार्मोन्स इंक्रीज करेगा बॉडी में। तो कोशिश करें कि जो भी आप करते हैं मॉडरेशन में करें तो सक्सेस है। ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तरुण, आप क्या कहेंगे कि एक फिट बॉडी की डेफिनेशन आपकी नज़र में क्या है? देखिए, फिट बॉडी का मतलब है कि आपकी जो पल्स, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में है, आपकी हार्ट की पंपिंग नॉर्मल है, आपको कोई कार्डियक सिम्टम्स नहीं है, और आप एक आइडियल बॉडी वेट या बीएमआई बोलते हैं, आप उसको मेंटेन कर रहे हैं। और जो मैंने आपको नंबर्स बताए हैं वो आपको वो नॉर्मल रेंज में आ रहे हैं। अगर वो नंबर्स आपने कंट्रोल कर लिए हैं, स्पेशली बीपी की रीडिंग्स, कोलेस्ट्रॉल की रीडिंग, आपकी वेट और आपकी पल्स रेट, अगर ये नंबर्स आपने कंट्रोल कर लिए हैं तो आपने अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लिया। और नंबर ऑफ स्टेप्स, अच्छा, अगर आप एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टेप्स, अगर 7000 से ज़्यादा स्टेप्स लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्दी है। हो सकता है वेरी करे डिफरेंट टू डिफरेंट, लेकिन आपको बॉडी वेट और आपकी नंबर ऑफ स्टेप्स या एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो वॉक करके करें या आप या कोई स्पोर्ट्स खेलें, उसको मेंटेन करके जरूर रखना है। ओके, तो अब सारी बातों का एक समअप लेते हैं कि एक इंसान को अपनी हार्ट को सेफ रखने का उसका पावरफुल मंत्र क्या होना चाहिए, उसे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? देखिए, एक तो हमें जो भी हमें करनी है प्रिवेंटिव मेजर्स बोलते हैं, कि प्रिवेंशन का मतलब है कि हम वो चीज़ उस टाइम स्टार्ट कर रहे हैं जिस टाइम वो डिजीज डेवलप नहीं हुई है, हम उसके रिस्क फैक्टर को मॉडिफाई कर रहे हैं। एज ए इंडियंस हमें समझना है कि हमारी कंट्री में हार्ट प्रॉब्लम बहुत अर्ली एज में आनी शुरू हो गई है। तो अगर हमें अपना प्रिवेंशन स्टार्ट करना है, वी नीड टू स्टार्ट अर्ली फ्रॉम लाइक टीनेज। हमें स्कूल लेवल पे इम्पेक्ट करना है ताकि हम जो मिडिल एज में हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स आ रहे हैं उसको कम कर सकें। तो अगर हमें टारगेट करना है कि हमें मिडिल एज में हार्ट अटैक ना आए, तो हमें अपना हेल्दी लाइफस्टाइल स्कूल कॉलेज टाइम से स्टार्ट करना है। इस टाइम आपको ये अवेयरनेस ही नहीं होती है कि आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, इस सब के सब का आपकी बॉडी में धीरे धीरे चीज़ें बिल्डअप कर रहे हैं। शायद उस वक्त नुकसान ना कर रहे होते, लेकिन आगे जाके हमें, मैंने क्या कहा कि सबके सब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स आपकी आर्टरीज में स्टार्ट हो जाते हैं एंड परसेंटेज वाइज इंक्रीज करते जाते हैं। जिसकी जितनी टेंडेंसी होती है, जितना हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, जितनी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, उतना उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट फास्ट होता है और उतनी परसेंटेज बढ़ती जाती है। 1% के बाद आपको हो सकता है कि ये ग्रेजुअली डिटेक्ट हो आपकी बॉडी में या आपको हार्ट अटैक की फॉर्म में हो। कोई ऐसा केस जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो जो आपके लिए भी थोड़ा सा ये रहा हो कि मतलब शॉकिंग रहा हो? काफ़ी कुछ केसेस लास्ट ईयर के मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। एक यंग पर्सन नियरली 30-32 ईयर्स ऑफ एज जिम में एक्सरसाइज करते उसको कार्डियक अरेस्ट हो गए। उसको सीपीआर करते हुए उसके फ्रेंड्स लेकर आए और हम लोगों ने उसको वेंटिलेटर पे डाल के उसकी एंजियोप्लास्टी की, वो ठीक होके गया इवन हाफ एन आवर ऑफ सीपीआर। तो जो उसके फ्रेंड्स ने सीपीआर किया उसका जिम में, उसकी वजह से उसकी लाइफ बची। ओके, हॉस्पिटल तक पहुंचाना, सीपीआर करना बहुत ज़रूरी है अगर सीपीआर करते हैं, क्योंकि जब भी आप सीपीआर करेंगे तो यूजुअली जो कार्डियक अरेस्ट होता है ना, वो आउट ऑफ हॉस्पिटल सेटिंग होता है। वो घर में हो सकता है या कहीं और हो सकता है। ट्रू। और ज़्यादातर कौन होगा? आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे, आपका फ्रेंड होगा। तो आपको सीपीआर सीखना बहुत ज़रूरी है। वो आज भी मेरे पास आता है, वो जिम करता था, हैवी जिम, और जिम करते हुए उसको हमेशा जब वो रिकवर हुआ तो उससे डिटेल हिस्ट्री पूछी हम लोगों ने। तो उसके फ्रेंड्स ने कहा तो बहुत ही इज ए बॉडी बिल्डर, ओके, वेल बिल्ड। तो उसने कहा सर मैं तो हेवी एक्सरसाइज करता था, मुझे हार्ट अटैक क्यों आया? फिर उसकी वाइफ उसके साथ आई कि जब भी सर ये जिम करते थे तो इनके लेफ्ट हैंड में पेन शुरू होता था, ये बोलते हैं मस्कुलर पेन है, मस्कुलर पेन, मसल स्पैज़ में, उसको अंजाइना होता था और उसने नेग्लेक्ट किया।
फिर वो कहीं जैसे वैष्णो देवी के भी गया तो उसको चढ़ाई के वक्त भी उसको चेस्ट में पेन आया, तो हमेशा उसको लगता था मस्कुलर पेन है, मैं तो इतना फिट हूँ, मुझे हार्ट अटैक नहीं आ सकता, तो ही नेग्लेक्टेड फॉर फ्यू मंथ्स ओके। एंड ही सडनली कोलैप्स्ड। तो क्या हर लेफ्ट हैंड का, हाँ जी, लेफ्ट हैंड का पेन स्पेशली अगर वो एक्सर्शन के साथ आ रहा है तो वो कार्डियक सिम्टम है, वो अंजाइना बोलते हैं। तो मतलब हम ये कहें कि हर लेफ्ट हैंड का जो पेन है हम उसे ये समझे कि वो रिलेटेड टू हार्ट है? नहीं नहीं, हर लेफ्ट हैंड का पेन नहीं, जो लेफ्ट हैंड में पेन है वो आपको सर्वाइकल की वजह से भी आ सकता है, हार्ट की वजह से भी आ सकता है, मसल की प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन जो पेन एक्सर्शन के साथ आए, यानी कि अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके साथ आता है, रेस्ट में कम हो जाता है, तो ये कार्डियक पेन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। Okay. इसको हम अंजाइना बोलते हैं। डॉक्टर तरुण, जिन्हें कोविड हुआ था, क्या हम ये कह सकते हैं कि उनको हार्ट अटैक आने के या हार्ट की कोई इश्यूज होने के ज्यादा चांसेस हैं? देखिए, हम इसको दो पार्ट में देख सकते हैं, एक प्री कोविड एरा और पोस्ट कोविड एरा। अब कोविड सबको आया है ना, मोस्टली, चाहे सिम्टोमेटिक आया हो या सिम्टोमेटिक आया हो। मैंने क्या कहा कि अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो जाती है, चाहे वो कोविड की वजह से हो या स्ट्रेस की वजह से हो या पॉल्यूशन की वजह से हो, आपके लाइफस्टाइल की वजह से, तो इन्फ्लामेशन आपकी बॉडी में एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बना के रखती है, तो उससे जो वेस्कुलर आपकी इन्फ्लामेशन भी बढ़ती है, जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है उसके रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर चाहे कोविड की वजह से हो, वैक्सीन की वजह से हो, लाइफस्टाइल की वजह से हो, तो अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा है, चाहे आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हो, तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स के रप्चर होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। जहाँ भी बॉडी में कुछ वेसल वॉल में इंजरी होगी या रप्चर होगा, तो बॉडी की टेंडेंसी है उसको हील करना, बॉडी वहाँ क्लॉट बना देती है। अगर वो हीलिंग आपकी या वो रप्चर आपकी हार्ट की आर्टरीज में होता है तो हार्ट अटैक कहलाता है। फीमेल में आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हार्ट अटैक का जो रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है, वो क्यों? देखिए, वैसे तो कहा जाता था कि फीमेल्स प्रोटेक्टेड हैं, स्पेशली मीनोपॉज के भी 10 ईयर्स के बाद उनमें हार्ट अटैक आने की टेंडेंसी होती है। तो अगर हम माने मीनोपॉज 40-45 ईयर्स में आ तो 55 ईयर्स की एज के बाद उनमें हार्ट की टेंडेंसी ज़्यादा आती थी। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो फीमेल्स स्मोक ज़्यादा करती हैं, उनमें डायबिटीज़ भी ज़्यादा है, और उनको जो स्ट्रेस है, क्योंकि दे आर आल्सो नाउ वर्किंग आउटसाइड, तो उसमें स्ट्रेस भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप जब बाहर की एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन, स्मोकिंग, डायबिटीज़, फैमिली हिस्ट्री, ये सारे के सारे फैक्टर्स फीमेल्स को ही प्रीडिस्पोज बनाते हैं हार्ट अटैक आने के लिए। और एक इंटरेस्टिंग केस लास्ट ईयर मैंने देखा है कि कुछ फीमेल्स, आजकल ये काफ़ी ट्रेंड आ गया है कि ग्लो करना है या शाइन करना है, यंग लगना है, स्पेशली जैसे आपकी मिडिल एज आनी शुरू होती है, तो जो स्किन ट्रीटमेंट शुरू हो गए हैं वो भी लाइक जिसे कहते हैं कि अनफिल्टर्ड या अनसुपरवाइज्ड, कि जिसमें कुछ आपको डोज का आइडिया नहीं है कि कितना डोज लेना है आपने, स्पेशली हाई डोज ऑफ विटामिन सी, ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस। एक तो प्रोडक्ट्स का कि वो जेन्युइन है या नहीं है किसी को आइडिया नहीं है, कितनी क्वांटिटी में देना है किसी को आइडिया नहीं है। तो कुछ केसेस मैंने रिसेंटली ऐसे भी देखे हैं कि उन्होंने रिसेंटली स्किन ट्रीटमेंट लिया है, उसके बाद उनको हार्ट अटैक आ गया। तो मतलब हम ये समझे कि हम तो खूबसूरती बढ़ाने की तरफ आगे जा रहे हैं, लेकिन शायद कुछ ना कुछ नुकसान हम अपनी बॉडी को कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली इंडिया में क्या है ना कि हर चीज़ जो इनिशियली आती है ना वो अनरेगुलेटेड होती है, चाहे वो एनर्जी ड्रिंक्स की बात करें, प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बात करें, स्किन ट्रीटमेंट की बात करें, ये सारा का सारा सेक्टर अनरेगुलेटेड है। ओके। तो इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है और डिफाइन करने की ज़रूरत है कि ये सेफ्टी लिमिट है। तो अभी किसी को पता ही नहीं है, एक तो अनरेगुलेटेड है, सेफ लिमिट किसी को पता नहीं है, लोग राइट एंड लेफ्ट इसको करवाए जा रहे हैं और किए जा रहे हैं, तो किसी ना किसी जो प्रीडिस्पोज इंडिविजुअल्स हैं उसमें हार्मफुल इफेक्ट आएंगे इसके। सो डॉक्टर तरुण, हमने हार्ट की बात की, लेकिन हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे हार्ट से भी होता है, कि अगर वो ऑर्गन सही से काम करेंगे तो हमारा हार्ट सही काम करेगा, या वाइस वर्सा। तो सब चीज़ों को या अपनी पूरी बॉडी को फिट रखने का क्या मंत्र है? देखिए, इसको कहते हैं कि इसके लिए कोई एक मंत्रा नहीं है, इसको कहते हैं कि वे ऑफ लिविंग। तो इसको कहते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर अपना हेल्दी लाइफस्टाइल कर लेंगे, चाहे वो आपका डाइट में हो कि आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, या आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल आप छोड़ रहे हैं, आप खाना क्या खा रहे हैं, अगर आप खाने में अपना फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रीन की सर्विंग इंक्रीज कर लेंगे, आप वॉक करना शुरू कर देंगे, स्मोकिंग को नहीं करेंगे और डायबिटीज, हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे फैक्टर्स हार्ट के अलावा बाकी सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं। तो जो हम कहते हैं कि इट्स नॉट ए हार्ट, इट्स ए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो जो वेसल्स जा रही हैं ब्लड की, वो हर ऑर्गन्स में जा रही हैं। अगर कहीं की भी वेसल इफेक्ट हो रही हैं, स्पेशली हार्ट पेशेंट्स में ब्रेन की वेसल्स भी इफेक्ट होती हैं, किडनी की भी इफेक्ट होती हैं। तो यूजुअली जिनमें हार्ट डिजीज़ है उसमें स्ट्रोक आने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होती है, उसमें लिम्ब की आर्टरीज में ब्लॉकेज की भी टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो ये पूरा का पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अफेक्ट होता है।
तो जो आप रिस्क फैक्टर्स को प्रिवेंट करेंगे या कंट्रोल करेंगे तो उससे पूरा कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ आपकी मेंटेन करती है। और वेसल्स तो पूरी बॉडी में आपकी स्किन तक आई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने ये समझा आज कि हम हमेशा ये सोचते थे कि पता नहीं लगता, सिग्नल्स हमें मिलते नहीं है, बट एक्चुअली में हार्ट हमारा सिग्नल हमें देता है, वो बताता है कि सुनो मेरी, मुझ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो टेक केयर करो मेरा। शायद हम उसे इग्नोर कर देते हैं, बट जिस तरह से आपने बताया जो लाइफस्टाइल्स हमें फॉलो करनी चाहिए, जिस तरह की हमें अपनी डाइटरी जो है चीज़ें लेनी चाहिए, उससे ज़रूर हम अपने हार्ट को जो है सेफ रख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर तरुण आज पॉडकास्ट में आने के लिए और हेल्दी हार्ट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए। एक जापानीज सेइंग है कि आप वॉक डबल करें, खाना आधा खाएं, है ना, और वेट को कंट्रोल रखें, तो आप तंदुरुस्त रहते हैं। तो जो भी प्लेट आप खाते हैं उसको हाफ कर दें, ओके, जितनी वॉकिंग कर रहे हैं उसको डबल कर दें, और अपना हेल्दी लाइफ से, लेकिन स्मोकिंग ना करें, तो आप हेल्दी रहते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर तरुण।